जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। हम एमपीपीएससी मेंस 2025 एवं 26 को ध्यान में रखते हुए निबंध की क्लास पेपर 6 की क्लास लगातार ले रहे हैं। साथियों, इससे पहले हम निबंध की 3 क्लास ले चुके हैं। यह निबंध की हमारी चौथी क्लास है। ठीक है साथियों, इससे पहले शुरुआत के 2 निबंध हम ऐसे कंप्लीट कर चुके हैं लिख के मॉडल आंसर। एक था पर्यावरण और दूसरा था ज्ञान विज्ञान, भारतीय ज्ञान विज्ञान एवं परंपरा। इसी कड़ी में साथियों ये हमारा कौन सा चौथा लेक्चर है। ठीक है, जिसमें आज हम किसके बारे में करेंगे, विकसित भारत इस द रेट 2047। एकदम सटीक और मॉडल आंसर जैसा पीएससी चाहता है। ठीक है, इससे पहले साथियों जी हमारा पहला लेक्चर था जिसमें हमने पीएससी से संबंधित सभी समस्याओं का क्या देखा, समाधान देखा। और इसके बाद 2 लेक्चर और लिए मैंने, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट चैनल में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है साथियों, इसके बाद हम आज का निबंध स्टार्ट करते हैं जो किस पर आधारित है, विकसित भारत पर आधारित। ठीक है, विकसित भारत इस द रेट 2047। साथियों जो कॉपी मैंने स्वयं नोट की है उसी से मैं आपको रीड कराऊंगा। ठीक है, उसी से पढ़ाऊंगा। बाकी और भी जानकारी के लिए, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप पहला लेक्चर देख लीजिए। उसमें आपको एक एक चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएंगी कि हम ऐसे को 1000 शब्दों में सटीक 1000 शब्दों में लिखते हैं, 10 पेज में कंप्लीट करते हैं, 10 पैरा में है, प्लस हर एक पैरा को 3 से 4 छोटे छोटे सब डिवाइस या सब पैरा में डिवीज़न किया है। और हर एक पैराग्राफ के पहले एक स्लोगन या एक उदाहरण या एक कोटेशन दी जाती है ताकि उसमें एक निबंध में क्या आ जाए, 4 चांद लग जाए, उसमें चमक सुंदरता आ जाए। ठीक है साथियों, तो फिर हम अपना निबंध स्टार्ट करते हैं। आज का निबंध है हमारा विकसित भारत 2047 इस द रेट 2047। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सपनों के पंखों पर सवार उड़ चला है नया संसार, उड़ चला है नया संसार। 47 का भारत 47 का भारत रच रहा स्वर्णिम आधुनिक इतिहास। ठीक है साथियों, अब हम इसे आगे कंप्लीट करते हैं। कल्पना कीजिए कि वर्ष 1947 की एक सुबह मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के सुदूर जनजाति गांव की बेटी रोशनी अपने स्टार्टअप ब्लेज कोऑपरेटिव की सीईओ है। वह एआई तकनीक से अपनी जैविक फसलों का वैश्विक मूल्य ट्रेस कर रही है। उसके गांव में 100% साक्षरता है और सौर ऊर्जा से 24 घंटे बिजली तथा अन्य आधुनिक तकनीक उपलब्ध हैं। रोशनी का यह जीवन उस विकसित भारत का प्रतीक है। ठीक है साथियों, रोशनी के गांव में जो सुख सुविधाएं हैं वही क्या है, एक विकसित भारत का क्या है, प्रतीक है। जिसकी परिकल्पना देश ने अपनी आज़ादी के दशक वर्ष के लिए की है। यह केवल जीडीपी के आंकड़ों की छलांग नहीं बल्कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आंखें आत्मसम्मान से की चमक है। व्यक्ति की आंखों के आत्मसम्मान की चमक है। यहाँ पर क्या आएगा साथियों ना, एक सेकेंड। व्यक्ति की आंखों के आत्मसम्मान की चमक है। ठीक है साथियों, इसके बाद क्या हमारा वर्तमान ढांचा इस विशाल संकल्पना को साकार करने के लिए तैयार है या फिर कुछ बुनियादी झटके हमें पीछे ढकेल देंगे।
कल्पना कीजिए कि आज वर्तमान में जो भारत का स्वरूप है यह इस द रेट विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए उचित है, या फिर इसकी कुछ ऐसी कमियां हैं जो हमें अपने सपने को साकार करने से दूर लेकर जाएंगे। यह सोचने योग्य बात है साथियों। ठीक है, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। जब तक भूखा है इंसान, जब तक भूखा है इंसान, प्रगति का नारा अधूरा होगा। आखिरी आर्थिक खाई की पटकनी से विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। ठीक है साथियों, इस कोटेशन का कहना है कि जब तक भूखा है इंसान, जब तक इंसान भूखा है या उसे अन्न उपलब्ध नहीं है, तब तक हम प्रगति कैसे कर सकते हैं। आर्थिक खाई की पटकनी से मतलब जो अर्थव्यवस्था, गरीब और अमीरी का जो भेदभाव है उसे कम करना है, तभी तो विकसित भारत का संकल्प कैसा होगा, पूरा होगा। ठीक है साथियों, पिछली आकांक्षाओं का सीधा निदान देश की आर्थिक नीतियों के पिरामिड दृष्टिकोण को बदलने में छिपा है। यदि यथार्थ को देखें तो हालिया वैश्विक रिपोर्ट और आंकड़े देश की बढ़ती आर्थिक विषमता को उजागर करते हैं। ठीक है, जो पिछली आकांक्षा थी उसका निदान देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक नीतियों के पिरामिड दृष्टिकोण को बदलने में छिपा है। ठीक है, और वैश्विक रिपोर्ट एवं देश की बढ़ती आर्थिक विषमता को उजागर करता है। ठीक है साथियों, इसके बाद एक तरफ हम दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, एक तरफ हम दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, वहीं दूसरी ओर गरीबी, बेरोजगारी, कौशल की कमी, जनसांख्यिकी लाभांश के सामने एक गंभीर चुनौती बनकर खड़ी है। ठीक है, आज का युवा डिग्री तो ले रहा है परंतु उसके पास कौशल नहीं है। आज हमारी शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी विडंबना यही है साथियों कि आज हमारे युवा के पास डिग्री तो है पर उसे उस डिग्री के दौरान कौशल नहीं सिखाया जाता, जिसका खामियाजा उसे वास्तविक ज़िंदगी में या जब वह अपनी इंटर की एजुकेशन कंप्लीट करके जॉब के लिए अप्लाई करता है, जॉब लेने जाता तो उसे इन समस्याओं का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है। ठीक है, यह विषमता गरीब और अमीर भारत के बीच विभाजन को बढ़ा रही है। इस विषमता का मुख्य कारण शिक्षा, कौशल, औद्योगिक नीति और फिर सामाजिक संरचना है। यही नहीं, गहन चिंतनीय विचार है कि क्या हमें स्थिति में विकसित भारत संभव, क्या ये गलत हो गया साथों ना, इसके जगह में ऐसी आएगा, क्या एक सेकेंड, क्या ऐसी स्थिति में विकसित भारत संभव है। सोचने एक बार विचार कीजिए साथियों कि वर्तमान में जो भारत की वर्तमान परिदृश्य जो स्थिति है, अमीर गरीब के बीच की जो खाई है, जो नीतियां हैं, जिस तरीके से हमारी शिक्षा पद्धति है, या युवाओं के पास जो डिग्री है, डिग्री के बाद कौशल का अभाव है, क्या इन सभी कमियों के बाद हम एक विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं, या कल्पना करना सही होगा। एक चुनौतियों से भरा ही सफ़र होगा ना साथियों।
इसके बाद तीसरा पैराग्राफ में आ गए साथियों हम। तीसरे पैरा की शुरुआत करते हैं। स्वच्छ तन और शिक्षित मन ही राष्ट्र की सच्ची पूंजी है। आपका स्वच्छ तन और शिक्षित मन ही क्या है? राष्ट्र की सच्ची पूंजी है। सामाजिक विकास की यह डगर हड़ताले की कुंजी है। ठीक है साथियों। आर्थिक गतिरोध का वास्तविक निदान केवल फैक्ट्री लगाने से नहीं, बल्कि मानव पूंजी को सशक्त करने से होगा। ठीक है। नीति आयोग के एमपीआई में सुधार के बावजूद देश के कई हिस्से, मध्य प्रदेश का सीहोर की स्थिति तथा प्राथमिक शिक्षा में असर रिपोर्ट के आंकड़े एक कड़वी हकीकत बताते हैं। जो नीति आयोग का जो भुखमरी इंडेक्स, जो नीति आयोग ने स्वास्थ्य इंडेक्स जो जारी किया साथियों, उसमें मध्य प्रदेश के सीहोर की क्या स्थिति है। वैसे भी मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र को एमपी का क्या कहा जाता है, या एमपी का इथोपिया कहा जाता है। ठीक है। और जो प्राथमिक शिक्षा की असर रिपोर्ट है, उसके आंकड़ों से हमें एक कड़वी हकीकत सामने आती है कि हम किस पायदान पर खड़े हैं और ज़मीनी लेवल पर वास्तविक हकीकत क्या है। ठीक है साथियों। हाल ही में फैली मौसमी महामारियां हमारे स्वास्थ्य ढांचे की सीमाओं को उजागर कर रही हैं। मौसमी बीमारियों में ही हम कितने मजबूत हैं, हमारा स्वास्थ्य कितनी समस्याओं को झेल सकता है, यह उजागर हो जाती है। एक बीमारी और कुपोषित कार्यबल कभी भी विकसित राष्ट्र या विकसित भारत की रीढ़ की नींव नहीं बन सकता। ठीक है साथियों। क्या एक कुपोषित कार्यबल विकसित राष्ट्र की रीढ़ नहीं बन सकता? सोचने वाली बात है। हमें वैचारिक अंधभक्ति से दूर हटकर विशुद्ध मानव मूल उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना होगा, जहाँ शिक्षा व्यापार और स्वास्थ्य विलासिता न बने। हमें एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना होगा साथियों, जहाँ पर शिक्षा व्यापार ना बने और स्वास्थ्य विलासिता ना बने। समझे? हमें एक सभ्य समाज का निर्माण करना होगा। परंतु प्रश्न यह उठता है कि इस सामाजिक आर्थिक गतिरोध, इस सामाजिक आर्थिक गतिरोध को तोड़ने के लिए और प्रशासन के स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। तोड़ने के लिए शासन और प्रशासन के स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। क्या हमारी नीतियाँ केवल कागजी हैं या धरातल पर इनका कोई प्रभाव दिख रहा है? यह भी एक सोचने वाली बात है। हमारा चौथा पैरा स्टार्ट होता है। साथियों, अभी तक हमने 3 पैराग्राफ स्टार्ट कर लिए, समाप्त कर लिए, मतलब 300 शब्द हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। अब चौथा पैराग्राफ,
खेती खेती को खुशहाल बनाकर गांवों की तकदीर बदलेंगे। नीतियों के इस नए उजाले से हम विकसित भारत का इतिहास रचेंगे। ठीक है साथियों, इन सामाजिक आर्थिक गतिरोध का सटीक निदान सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की रणनीति में स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है साथियों, जब हम सभी लोग साथ मिलकर साथ प्रयास करेंगे तो सभी का विकास होगा और सभी पर एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। यही तो सरकार की नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। कृषि अर्थव्यवस्था को संजीवनी देने का कार्य पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि संरचना कोष जैसी योजनाएं कर रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैरा, वर्तमान में नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं तकनीकी रूप से सशक्त कर रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना ने ग्रामीण क्रय शक्ति को बढ़ाकर स्थानीय बाजार को पुनर्जीवित किया और महिला सशक्तिकरण को मजबूत किया। ठीक है साथियों, यहाँ पर जोड़ लेना, स्थानीय बाजार को मजबूत किया और महिला को सशक्त बनाया। ठीक है साथियों, इतना ऐड कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट पैरा, यह प्रयास दर्शाते हैं कि सरकार समस्याओं के मूल पर प्रहार कर रही है, परंतु प्रश्न उठता है कि पारंपरिक कृषि और ग्रामीण विकास के भरोसे हम 2047 की वैश्विक रेस जीतकर विकसित भारत बन पाएंगे? यह भी एक विचार करने योग्य बात है साथियों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पैरा हमारा, तकनीक के इस नए दौर में हर हाथ को हुनर दिलाना है। तकनीक के इस नए दौर में हर हाथ को हुनर दिलाना है। डिजिटल क्रांति के रथ में चढ़कर विश्वगुरु बन जाना है। ठीक है, तकनीकी पिछड़ेपन का निदान भारत का डिजिटल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी दूरदर्शी पहलों ने कर दिखाया है। कहने का मतलब है साथियों इस पैराग्राफ में कि जो हमारा तकनीकी पिछड़ापन है, ठीक है साथियों, आज भारत का यूपीआई तंत्र वैश्विक डिजिटल भुगतान का सिरमौर बन चुका है। ठीक है, फिर इसके बाद साथियों फाइव जी के विस्तार और सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से देश की तकनीकी संप्रभुता बढ़ रही है।
नवीन शिक्षा नीति 2020 के तहत कोडिंग और व्यावसायिक शिक्षा को स्कूली स्तर पर जोड़कर पुरानी रटन प्रणाली का निदान किया जा रहा है। ठीक है साथियों, जिससे साथियों जो युवा लिखा, हाँ यहाँ पर आ की मात्रा लगेगी। एक सेकंड, ब्लैक वाला ले लेता हूँ। ये क्या है, युवा है, इसको मैं यहाँ काट के यहाँ पर लिख देता हूँ। एक सेकंड रुक जाइए, एक मिनट रुकिए बस। चलो मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वो युवा लिखा है, याद रखना। ठीक है, युवा लिखा है, जिससे युवा अब जॉब क्रिएटर क्रिएट लिखा, हाँ एक मिनट थोड़ा सा लिखते टाइम, जॉब, एक मिनट सुधार लेना इसे, जिससे युवा अब जॉब क्रिएट कर रहे हैं। वर्तमान में चैट जीपीटी, जेमिनाई और एआई के दौर में भारत अपना स्वदेशी, देखिए जी मेरा हैंड रिटन ऐसे है, पर जब अपन जल्दी जल्दी लिखते हैं ना चीज़ों को याद करके, तो कुछ एक दो अक्षर रह ही जाते हैं। देखो यहाँ पर मेरी जे वाली गलती थी, यहाँ पर जे हो गया, यहाँ पर क्रिएटर लिख दिया था मैंने, एक्चुअली क्रिएट कर रहे हैं, जॉब क्रिएट कर रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं साथियों, जब अपन बार बार प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों को निकल जाएगा। ठीक है, भारत अपना स्वदेशी एआई भाषणी मॉडल विकसित कर रहा है ताकि भाषा की बाधा दूर हो सके। तकनीक और औद्योगिक विकास की दौड़ में हमने प्रकृति को दांव पर तो नहीं लगा दिया। यह भी एक सोचने वाली बात है साथियों, कि हमने विकास के इस दौर में प्रकृति को तो दांव में नहीं लगा दिया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। प्रगति की राह पर चलते हुए पर्यावरण को न बिखेरेंगे। हरित ऊर्जा के इस पावन संकल्प से हम धरती को महकाएंगे। ठीक है साथियों, इस संकल्प के साथ औद्योगिक विकास और पर्यावरण संकट के इस अंधविरोध का वैश्विक निदान भारत ने G20 पंच अमृत संकल्प, जिसे कोप 26 में भारत ने दिया, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नेतृत्व के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये भारत के प्रयास है साथियों। वर्तमान में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन लाइफ आदि इस बात के प्रमाण हैं कि हम अपना विकसित सस्टेनेबल
इसे सतत भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसकी जगह में क्या लिख सकते हो, तो संधारणी की जगह में आप सतत भी लिख सकते हो। सतत आप क्या लिख सकते हो साथियों, सतत भी लिख सकते हो इसे, ठीक है, याद रख लेना है ना, इसे आप सतत भी लिख सकते हो। हमारा विकास सस्टेनेबल है। मध्य प्रदेश का रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, ठीक है साथियों। ग्रीन एनर्जी का प्रत्यक्ष उदाहरण हमारा एमपी का रीवा सोलर प्लांट है। हम यथार्थ के कोयला संकट से आदर्श की हरित ऊर्जा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जिससे पर्यावरणीय जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो रहा है, परंतु पर्यावरण और उद्योग का यह संतुलन तभी कायम रह पाएगा जब देश की अंतरिक्ष कानून व्यवस्था संकल्प सुदृढ़ हो और आदर्शवादी हो। तो इस मोर्चे पर हमारी स्थिति क्या है, ये भी एक सोचने वाली बात है साथियों, ठीक है। आपको पेज नंबर तो यहाँ से स्पष्ट दिखा रहा है ना कि कौन सा पैरा कहाँ समाप्त होगा, क्योंकि देखो जो मैंने इसी वजह से तो जो मैंने खुद हैंड रिटन लिखा है उसी से पढ़ा रहा हूँ आपको। नहीं तो मैं अच्छी राइटिंग देखने के लिए जो वो करने के लिए मैं पीडीएफ से भी आपको पढ़ा सकता था, समझ रहे हो ना, पीडीएफ बना के। पर मैंने पीडीएफ भी वही मैंने अपनी कॉपी की स्वयं की पीडीएफ बनाया है। सुशासन का है यही विधान, सभी को मिले पूरा न्याय, सशक्त नारी सुरक्षित समाज ही विकसित भारत की शान है, या विकसित भारत की शान हो, ठीक है साथियों। इसके बाद हम अंतरिक्ष सुरक्षा और सुशासन से जुड़ी चुनौतियां का प्रशासनिक निराकरण नारी शक्ति बंधन एक्ट और उपनिवेशिक कानूनों को बदलकर भारतीय न्याय संहिता लागू करने में निहित है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। लखपति दीदी, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाएं वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। यह देखना सुखद है कि प्रशासन अब नियामक से सुविधा प्रदायक बन रहा है, ठीक है साथियों, जिससे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का सपना साकार हो रहा है। लेकिन जब भारतीय आंतरिक रूप से इतने मजबूत, सुसज्जित और समावेशी, एक सेकंड साथ इसे भारत करना, ये हो जाएगा भारत, तब इसका सही बैठेगा, ठीक है, एक सेकेंड। ऐसा, लेकिन
आंतरिक रूप से इतना मजबूत, सुशासित और समावेशी बन रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारी वैश्विक छवि और विदेश नीति का क्या स्वरूप उभर रहा है, यह भी एक सोचने वाली बात है। ठीक है साथियों, छोटी मोटी गलतियों को थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि स्पीड में लिखते टाइम त्रुटियां हो जाती हैं। ठीक है, मेरी हैंड रिटन कॉपी है साथियों, इसी वजह से मैं चाहता तो पीडीएफ बना के आपको अच्छी चमक धमक वाली पीडीएफ भी शो कर सकता था, पर मैंने क्यों नहीं किया। मैं अपनी खुद राइटिंग से क्यों पढ़ा रहा हूँ कि आपको जब अभी सोचो, बिना प्रेशर के, बिना इसके हमसे इतनी गलतियाँ हो रही हैं, तो जब हमारे सामने एक एग्ज़ाम का प्रेशर रहेगा, टाइम मैनेजमेंट रहेगा, तो कितनी त्रुटियाँ नहीं हो सकती हैं। इसका सबसे बेहतर निदान तो यही है ना कि हम बार बार इन ऐसे को लिख के देखें, समझे। अभी सोचो ना, एग्ज़ाम का कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, मैं घर में बैठ के लिख रहा हूँ, आप भी घर में बैठे हो, उसके बाद गलतियाँ हो रही हैं, तो सोचो उस एग्ज़ाम का प्रेशर क्या होगा। ठीक है, गूंज रही है विश्व मंच पर आज भारत की बुलंद आवाज़, गूंज रही है विश्व पर आज भारत की बुलंद आवाज़, वसुधैव कुटुंबकम के भाव से गर्वित है हमारा राष्ट्र आज। ठीक है साथियों, ये हमारा क्या हो गया, कोटेशन। इसके बाद हम करते हैं वैश्विक कूटनीतिक चुनौतियों का निदान। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और विश्व मित्रता की नीति में समाहित है। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाकर ग्लोबल साउथ की सशक्त आवाज़ के रूप में खुद को स्थापित किया एवं साथियों, भारत को तीसरी दुनिया के देशों का नेतृत्वकर्ता भी कहा जाता है। आप इस पॉइंट को भी ग्लोबल साउथ के साथ साथ तीसरी दुनिया का नेतृत्वकर्ता भी लिख सकते हो। ठीक, मतलब अपने तरीके ऐड कर सकते हो पॉइंट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा, क्योंकि शब्दों की कसौटियाँ हैं, तो साथियों उस टाइमिंग में मेरे माइंड में जितना आया वो मैं उतना लिखते गया। वर्तमान भू राजनीतिक तनावों जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य एशिया संकट में भारत की संतुलनकारी और शांति उन्मुख भूमिका की सराहना पूरी दुनिया कर रही है। वैक्सीन मित्र से लेकर आपदाओं के समय ऑपरेशन सिंदूर जैसी मानवीय राहत, ऑपरेशन दोस्त जैसी मानवीय सहायताएं यह सिद्ध करती हैं कि भारत का उदय वैश्विक कल्याण का साधन है। यह वैश्विक कल्याण के लिए हुआ है। ठीक है साथियों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारी सेनाएं आज आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी हथियारों जैसे INS विक्रांत, तेजस से लैस होकर सीमाओं की सुरक्षा कर रही हैं। परंतु क्या वैश्विक महाशक्ति बनने का यह सफ़र केवल सरकार की नीतियां और कूटनीति से पूरा हो जाएगा? यह भी सोचने वाली बात है साथियों। क्या सरकार इन सब के लिए केवल सरकार के लिए ही प्रयास करे? क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? यह भी एक सोचने वाली बात है साथियों। हम भी तो इस देश के नागरिक हैं। अगर हमें कुछ अधिकार मिले हैं तो हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक दायित्व भी हैं अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र के निर्माण के प्रति, अपने राष्ट्र की रक्षा के प्रति, जिन्हें हमें उनका निर्वहन करना भी अति आवश्यक है साथियों। ठीक है।
सरकार के प्रयासों में जब जन जन का संकल्प मिलेगा, तभी तो हर घर हर आंगन में खुशहाली का दीप, खुशहाली का कमल खिलेगा, ठीक है साथियों। यहाँ पर एक चेंज कर लेना, देखो यहाँ पर थोड़ा सा वो एक पार्टी वाइज लग रहा है, इस वजह से, और हम एक प्रशासक बन रहे हैं साथियों, तो हमारा किसी और झुकाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेना, करेक्शन कर लेना। हमारी व्यक्तिगत राय और एक प्रशासनिक सामूहिक राय में अंतर हो सकता है साथियों, इस वजह से यहाँ पर करेक्शन कर लेना। तभी तो हर घर हर आंगन में खुशहाली का दीप जलेगा, इसे क्या कर लोगे आप, दीप जलेगा। साथियों अभी तक मैंने जितना भी सुधरवाया है, एक चीज़ याद रखना, मैं उसे सही भी नहीं करवाता तो वो चीज़ में चल जाता, परंतु मैं एकदम बेहतर से बेहतर बताना चाहता हूँ, ठीक है, इतना याद रखना। क्या होगा, दीप जलेगा। इसमें हम एक किसी भी पक्ष या किसी पार्टी के प्रति झुके हुए नहीं देख सकते हैं, ठीक है। क्या होता है साथियों, जब हम भी लिखते हैं बनाते हैं तो उस टाइमिंग में इतनी माइंड उतना एकदम से ओपनली नहीं हो जाता है। अभी मैं क्या आपको आराम से पढ़ रहा हूँ, पढ़ के समझा रहा हूँ, तो चीज़ें और ज़्यादा माइंड खुल रहा है और ज़्यादा ओपनली हो रहा है। उस टाइमिंग में मुझे यह बात सही लगा, परंतु मैंने अभी सोचा कि अगर मैं ऐसा लिखूँगा तो मैं किसी पार्टी पक्ष के प्रति झुका हुआ सा नज़र आऊँगा, ठीक है। आपकी पर्सनल विचारधारा, पर्सनल राय क्या है उससे मायने नहीं रखती, पर आप एक प्रशासक को, समाज का दायित्व आपके हाथ में है तो आप निष्पक्ष रहोगे, यही एक प्रशासक का सबसे बेहतरीन गुण है, ठीक है साथियों। इस राष्ट्रीय यज्ञ की पूर्णता का अंतिम निदान देश के नागरिकों के कर्तव्य बोध और जन भागीदारी में छिपा है, ठीक है साथियों। स्वच्छ भारत अभियान की अभूतपूर्व सफलता इस बात का जीवंत उदाहरण है कि जब कोई सरकारी नीति जन आंदोलन बन जाती है, उदाहरण है। जबकि जगह हम साथी यहाँ पर कैसे करना, कैसे कोई सरकारी नीति जन आंदोलन बन जाती है, ठीक है। जैसे इंदौर इसका जीवंत उदाहरण है, जो लगातार देश में स्वच्छता का कीर्तिमान रच रहा है। विकसित भारत के लिए नागरिकों को करचोरी छोड़ना होगा। जल संकट, ग्रीन ऊर्जा, स्थानीय उत्पाद आदि के उपयोगों को प्राथमिकता देना होगा, ठीक है साथियों। ऐसा नहीं कि मैंने उस टाइमिंग में इन शब्दों को बोला नहीं था, लिखते टाइम बोला था, पर पता है स्पीड के चक्कर में ये शब्द ऐसे क्या हुए, छूटे गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने उस टाइमिंग में आँख मूंद के या आनाधुंध लिख दिया था, उस टाइमिंग में मैंने इन शब्दों का उच्चारण किया था, पर वो कहते ना कि टाइम मैनेजमेंट और जल्दी के चक्कर में साथियों ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। देखो, दो जगह मैंने को छोड़ दिया, उपयोग प्राथमिक लग दिया, जबकि हम सेंटेंस पूरा करने के लिए क्या है, प्राथमिक उत्पाद आदि के उपयोगों को प्राथमिकता देना, ठीक है। ऐसे में हमारा सेंटेंस अच्छे से जम रहा है। अभी भी अगर तुम ऐसा लिखोगे तो गलत नहीं है, जैसा लिखा मैं दोनों जगह को हटा दूं तब भी गलत नहीं है, तब भी आपका सेंटेंस बैठ जाएगा।
परंतु एक जो लयबद्धता आनी चाहिए वो यहाँ पर आ जाती है। उस टाइमिंग में मैंने बोला था लिखते टाइम, और मैं अगर PDF बनाता तो जो सारी चीज़ें सही हो जाती, ठीक है। पर मैं ऐसे छोटे छोटे करेक्शन आपके ही सामने क्यों करवा रहा हूँ, उसका रीज़न ही यही है कि हमें हमारी गलतियाँ नहीं दिखती हैं स्टार्टिंग में, पर एग्ज़ामिनर को तो दिखती हैं, और वहाँ पर हम मार खा जाते हैं, ठीक है। मैं चाहता, देखा कोई भी किसी भी PDF में आपको ऐसी मिलती थोड़ी बहुत त्रुटियाँ, कोई भी टीचर पढ़ाने आता तो वो तो सोचता क्या ही करना, मेरा गलत इफेक्ट ना पड़े। पर साथियों, मैं एक टीचर नहीं, आपके ही जैसा एक अभ्यर्थी हूँ, ठीक है। मुझे भी एग्ज़ाम देना आपके ही साथ है, इसी वजह से मैं वही सब फॉलो कर रहा हूँ जो एक एग्ज़ामिनर के साथ बीतती है, समझे। तो इन छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कीजिए, ठीक है साथियों। हमारे युवाओं को मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्य, आप यहाँ पर एक काम कीजिए, कोष्टक में इसके पूरे आर्टिकल भी लिख देना, मौलिक अधिकार के साथ मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A के प्रति भी सजग होना चाहिए। चिंतन जब युक्ति संगत और पूर्वग्रह मुक्त होगा, तभी हम एक जिम्मेदार समाज और राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। इन सभी प्रयासों और जन संकल्पनों के बाद वर्ष 47 के भारत का अंतिम स्वरूप कैसा दिखाई देगा, यह हमारी एक क्या है, कल्पना है, ठीक है साथियों। इस तरीके से हम अब लास्ट पैराग्राफ में आते हैं, ये हमारा 10वां पैराग्राफ होगा, ठीक है साथियों, जी अंतिम में है ना। सबसे अच्छी खूबसूरत यह है कि साथियों, मैंने जो ऐसे लिखा है वो जो निबंध की सभी कसौटियां हैं उन पर खरा उतरने की कोशिश की है। जो डायमेंशन होते हैं ना, कि इस तरीके से फॉलो होना चाहिए सभी चीज़ों को, उन सभी चीज़ों को मैंने फॉलो करते हुए एक मॉडल आंसर आपके सामने, एक मॉडल निबंध आपके सामने लिखा है, ठीक है। उठो भागीरथ, वक्त आ गया, नई भागीरथी लाने को, 47 का भारत तत्पर है, जग का भाग्य जगाने को, ठीक है साथियों। विगत समस्त तकनीक विमर्शों, यथार्थ की चुनौतियों और बहुआयामी समाधान का अंतिम निष्कर्ष यही है कि विकसित भारत इस द रेट 2047 महज एक कालखंड की सीमा नहीं, बल्कि भारतीय मेघा और पुरुषार्थ की एक पराकाष्ठा का महाउत्सव है, ठीक है साथियों। यह यात्रा समस्याओं के कटीले यथार्थ से शुरू होकर सुशासन और जन भागीदारी के सेतु से गुजरते हुए एक लोक कल्याणकारी आदर्श की ओर बढ़ रही है। वर्ष 47 का हमारा भारत एक ऐसा सपनशील समाज होगा जहां तकनीक की पराकाष्ठा होगी, परंतु मानवीय संवेदना और वसुधैव कुटुंबकम के संस्कार अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। हम एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं साथियों, जहां पर तकनीकी पराकाष्ठा हो, तकनीकी क्षेत्र में हम उन्नत हों, उसके साथ साथ ही मानवीय संवेदनाएं एवं वसुधैव कुटुंबकम के संस्कार अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे और भविष्य की यह राह आशा से 1040 करोड़ भारतीय नागरिकों के
की ऊर्जा से अवलोकित होगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि साथियों, भविष्य की यह आशावादी राह है, या और भविष्य की यह राह, भविष्य की जो राह है, आशा से 140 करोड़ नागरिकों की संकल्प की ऊर्जा से आलोकित रहेगी। यह भारत का समय है, यह भारत की सदी है और इसका गौरवमयी सिद्धि सुनिश्चित है। साथियों, इस तरीके से हमने एक सकारात्मक एवं आदर्शवादी दृष्टिकोण रहित निबंध का समापन किया। ठीक है साथियों, मतलब एक ऐसा कि निबंध की जो अंतिम जो समापन है, या जिसे उपसंहार कहते हैं, वो आशावादी हो और समस्याओं का समाधान देते हुए एक आशा एवं उम्मीद की किरण आपके सामने प्रस्तुत करे। ठीक है साथियों, जैसे ये वाली लाइन, ये वाला यहाँ से जो लास्ट वाला पैराग्राफ देखो, इसमें हमने देश की आशा को ही जिंदा रखा है। ठीक है साथियों, देखो वर्तमान क्या है और भविष्य कैसा होगा ये किसी ने नहीं देखा है। ठीक है वर्तमान क्या है ये हमें पता है, भविष्य कैसा होगा ये किसी ने नहीं देखा, परंतु हम एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, बेहतर भविष्य के लिए प्रयास कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है। ठीक है, इस तरीके से साथियों हमारा यह तीसरा निबंध भी आज समाप्त होता है। तीसरा एक मॉडल निबंध समाप्त होता है, एक आदर्श सोच। ठीक है साथियों, मेरा प्रयास है आपको बेहतर रोड मैप देना, एक रास्ता देना, चलना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ मार्ग दिखा सकता हूँ। आपने पूरे यूट्यूब में देखा होगा, या किसी ने ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं ना कहीं कोचिंग तो की होगी, आके सब लोग बता देते हैं कि ऐसा करो, इतना लिखना है, ऐसे लिखना है, वर्तमान को जोड़ना है, भविष्य की घटनाओं को भी लिखना है, ये करना है, वो करना है। भाई ये तो सबको पता है, यह करना है, करके तो दिखाओ। सबसे बड़ी बात तो वही है कि करके तो दिखाओ। आप जो बोल रहे हो उनको 1000 शब्दों में बांध के भी तो बताओ। सबसे बड़ी चुनौती तो वही है ना, आके ज्ञान बत्ती दे देना तो आसान है, कोई भी आता है ज्ञान झाड़ के निकल जाता है। भाई आपने जो बोला है पहले उसे आप खुद फॉलो करके दिखाओ। तो साथियों, मुझे जो निबंधों की सभी रूपरेखा एवं सभी कसौटियों के अनुरूप जो बेहतर लगा, मैंने अपना 100% दिया, बेहतर से बेहतर प्रयास किया। उसके साथ साथ साथियों, आपने देखा है मैंने कहीं पर बीच पर भी कैसे कि हम और अच्छे से उसमें सुधार ला सकते हैं, आपके सामने किया। मैं चाहता भी तो नहीं करता, वो सही था, परंतु मैंने कि भाई हम हमेशा सीखते हैं। मेरा मानना है कि जिस टाइम या जब इंसान ने सीखना बंद किया, तभी से उसका पतन चालू हो जाता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे शर्म नहीं आती है कि मैं आपके सामने सुधरवाता हूँ, वो मेरे ही लिखा है। ठीक है ना, मैं भी तो इंसान हूँ, हो सकती हैं गलतियाँ। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हमारा आज का ये तीसरा निबंध भी यहाँ पर समाप्त होता है। साथियों, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म में आपको ये सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, उपलब्ध होंगी ताकि आप इन सुविधाओं का लाभ लेकर अपना बेहतर भविष्य निर्माण कर सकते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है। ठीक है साथियों, और साथियों आपको डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल की, इसके साथ साथ मैं अपनी इंस्टा आईडी की और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डाल दूंगा, ताकि आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो और शॉर्ट नोट्स भी देख सकते हो। ठीक है साथियों, अगर मेरी मेहनत आपकी मंजिल में, आपके सपने में सहायक सिद्ध होती है, सहायक लगे, तो साथियों मेरे चैनल को अपना सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखें, और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।